हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 को और यहाँ पे 70 क्वेश्चंस को अगेन हम डिस्कस करेंगे 140 मार्क्स के लिए। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके रिविजन के लिए और एक आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। एंड साथ के साथ हम यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, तो इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। इसके अलावा 2 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ अपलोड कर दिया है चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगी। वहां से जाके आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं और जहां जरूरत होगी वहां हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, जहां जरूरत नहीं होगी वहां हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिल सकते हैं जहां पे किसी भी एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है कि भाई किसी वर्ड का सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि प्लीज ज्वाइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पे अस जो आया है अंडरलाइन वर्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है। कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा। तो यहाँ पे अस जो है ये क्या है, एज अ प्रोनाउन। यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अस बेसिकली आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जहां आपने पढ़ा होगा आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें से वी का क्या होता है, अस होता है। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है। सब्जेक्टिव होता है वी और वी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, अस हो जाता है। अस क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड है फादर्स एंड सन्स एंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स टू द लेक। तो इसमें आपको बताना है एंड क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, कंजंक्शन है, नाउन है या प्रेपोजिशन है। तो ये इजी क्वेश्चन है। एंड से जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन यानी कि जो किसी भी सेंटेंस में वाक्यों को या फिर वर्ड को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड से क्या है, ये वर्ड और जो सेंटेंस है उसको एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। ही बॉट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच। तो यहाँ पे एज वेल एज क्या है, यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ही बॉट अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीदी एंड उसके साथ साथ उसने वॉच भी खरीदी। तो ये जो एज वेल एज है ये यहाँ पे एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ही बॉट अ ड्रेस ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे अ वॉच जो है इन दोनों को जोड़ रहा है एज वेल एज। तो एज वेल एज क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसी भी वर्ब में जो मीनिंग है उसको देने का काम करता है या फिर किसी भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देने का काम करे। तो यहाँ पे बात हो रही है एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है, जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में या खुद एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देने का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 है डिड शी डैश अ मैसेज। अब सही वर्ब यहाँ लिखनी आपको बतानी है। डिड शी लेफ्ट अ मैसेज, लीव्ड, लीव्स या लीव। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो बात यहाँ डिड से हो रही है, तो डिड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो डिड ऑलरेडी आपका सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, पास्ट में है, पास्ट सिंपल टेंस में ये हमारा सेंटेंस होगा। तो डिड शी लीव हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहीं भी डिड होता है तो वो ऑलरेडी पास्ट में है, इसीलिए हम फिर वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं। तो डिड शी लीव हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन है। सो ही सेट डाउन एंड ब्रीथेड डीपली एज द योगा टीचर्स डैश हिम ईयर्स अगो। टीचर्स हैड टॉट, हैव टॉट या फिर वुड टॉट। सो क्या यहाँ पे करेक्ट आएगा। सो ही सेट डाउन एंड ब्रीथेड। तो आप देखोगे यहाँ पे टेंस कौन सा है आपका, पास्ट सिंपल टेंस है कि ही सेट डाउन एंड ब्रीथेड डीपली एज द योगा टीचर्स
क्या होगा यहाँ पे, हैड टॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ हम पास्ट में इसको लिखेंगे, तो हैड टॉट विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दे डैश द कार लास्ट वीक, दे डैश द कार लास्ट वीक, सो दे हैव बॉट, दे बॉट, दे वुड बाय या दे माइट बाय। तो यहाँ पे लास्ट वीक की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि कोई चीज पास्ट में हो गई है, तो वहां पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे, बॉट का हम यूज करेंगे। सो दे बॉट द कार लास्ट वीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द स्माइल्स हु कैन बी एंग्री डैश हर। अब यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है 9th क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑन होगा, ऑन हर, विद हर, टू हर या फ्रॉम हर। सो क्वेश्चन नंबर 9 में जो सही इसका आंसर होगा वो होगा विद, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि व्हेन द स्माइल्स हु कैन बी एंग्री विद हर, तो ऑन होगा नहीं, बिकॉज आप ऑन की बात करते हैं जब आप किसी सरफेस पे किसी चीज की बात कर रहे हैं कि भाई कोई चीज ऑन है, इसके ऊपर है, या हम पर्टिकुलर किसी डे और किसी भी मंथ की बात कर रहे हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। टू होगा नहीं, फ्रॉम भी नहीं होगा, तो यहाँ पे विद सबसे करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है he was surprised dash what she said। he was surprised at होगा, by होगा, with होगा या on होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर होगा he was surprised at what she said, ठीक है। वो सरप्राइज था जो भी उसने कहा। तो एट बेसिकली हम पर्टिकुलर किसी स्टेट और कंडीशन को बताने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है, ठीक है, कि वो सरप्राइज था, ही वो सरप्राइज एट, यानी कि उसकी जो कंडीशन है पर्टिकुलर उस चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा एट का यूज हम किसी प्लेस को बताने में करते हैं, जैसे कोई छोटा प्लेस है, कहीं कोई छोटा प्लेस है, इन सब की बात हो रही है, तो वहां हम एट का यूज करते हैं। जैसे आई लिव एट देयर, तो यानी कि जहां मैं रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स डैश टाइम, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन, विद, एट या ऑफ। तो यहाँ पे होगा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है ऑन टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, ही सेड टू मी आई शेल राइट एन एसे, ही सेड टू मी आई शेल राइट एन एसे। अब यहाँ पे इसको हमें चेंज करना है, ठीक है, इसको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो ही सेड है, तो ही सेड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ही सेड टू हटा करके हम टोल्ड लिखेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। सो ही सेड टू का आ गया टोल्ड, ही टोल्ड मी, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखते हैं। ही टोल्ड मी दैट, आई है यहाँ पे। अब जैसे मैंने एक रूल बोला था SON रूल, यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा है, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन में कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन यानी आई, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन में अगर कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है, ही है, ठीक है। तो आप देखो कि आई जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसके जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन में चेंज लाएंगे। तो ही है तो यहाँ पे भी ही होगा, ठीक है। और ही आई शेल राइट एन एसे है, तो ही चेंज होके क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट एन एसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी वाला। हालांकि डी वाले में भी सेम ही ऑप्शन है, तो बी के साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, 13 है, स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। अब इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अ स्ट्रेंजर सेड टू मी, सेड टू दिया हुआ है और आप देखो कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, वहां पे क्वेश्चन हटाने के बाद हम वहां पे वेदर या इफ का यूज करते हैं, ठीक है, या तो वेदर होगा या इफ आएगा। तो यहाँ पे अ स्ट्रेंजर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, टोल्ड, सजेस्टेड या आस्क्ड। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अ स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो सेड टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में। उसके बाद आस्क्ड मी के बाद हम दैट नहीं लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम इफ या वेदर का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इफ, उसके बाद कैन यू हेल्प मी है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया, ठीक है।
अब जैसे वही वाला रूल याद रखो, यहाँ पे यू दिया हुआ है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मी है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है, और बाकी क्या है, यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इडियम का मीनिंग बताना है, अ टाइट कॉर्नर। अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ क्लोज्ड रूम, इन अ स्मॉल फील्ड या इन अ मिडो। तो यहाँ पे टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, किसी सिचुएशन से डील करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां हम यूज करते हैं अ टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम 15 है, एट ड्रैगर्स डॉन। एट ड्रैगर्स डॉन का मतलब क्या होता है, तो कोई भी इडियम अगर आपका ऐसा आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो फेमिलियर ना होना, अननोन होना ये नहीं होता है, बिटर एनिमिटी होना, यानी किसी के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए लड़ाई और झगड़ा रहना, है ना, बहुत ज्यादा क्लैशेस होना किसी के लिए, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ड्रैगर्स डॉन मतलब कि भाई वो लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना, एक एनिमी है दोनों, आज शत्रुता दिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन है, टू स्ट्राइक वंस कलर। टू स्ट्राइक वंस कलर, टू लिसन केयरफुली, टू सरेंडर, टू मेक अ गेस या टू बी विक्टीरियस। सो यहाँ पर टू स्ट्राइक वंस कलर का मतलब होता है कि किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, किसी के सामने झुक गए, तो उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं, तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू सरेंडर। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। ये भी इडियम है, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, टू फेस टू फेस विद डेथ, इन वांट ऑफ अ हाउस, डिटरमाइंड टू लिव या इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फिश है, अगर वो वाटर से निकल जाए, ठीक है, बाहर, तो वो क्या, उसके लिए क्या हो जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड और बहुत ही ज्यादा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब भी वही होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो, ठीक है, कोई स्ट्रेंज या ऑकवर्ड सिचुएशन, अनहैप्पी स्टेट होना, तो वहां हम यूज करते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम, 18 क्वेश्चन कहता है, ट्रांसफॉर्म द गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसको चेंज करना है असर्टिव में, तो इस तरह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, चांसेस नहीं है, डेफिनेटली क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2 से 3 बनने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। अब आप देख रहे हो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हमें असर्टिव में बदलना है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य में बदलना है, नॉर्मल स्टेटमेंट वाले जो सब सेंटेंस होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसका रूल क्या है, सिंपल सा, कि कोई भी अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका व्हाट अ से स्टार्ट हो रहा है या फिर हाउ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं बोलूं कि हाउ ग्रेट, मैं बोलूं हाउ ग्रेट रिवर इट इज, हाउ ग्रेट रिवर इट इज, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाउ से सेंटेंस को लिखा कि ये रिवर कितनी सुंदर है, या मैं बोलूं कि व्हाट अ ग्रेट रिवर, मैं ये भी लिख सकती हूँ कि व्हाट अ ग्रेट रिवर इट इज, ये भी लिख सकती हूँ मैं। तो जब भी व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस होते हैं तो इसको हटा के हम असर्टिव बनाने के लिए क्या लिखते हैं, इट इज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इट इज। तो यहाँ पे चेंज होके क्या बनेगा कि इट इज ग्रेट रिवर, इट इज अ वेरी ग्रेट रिवर, या फिर इट इज अ ग्रेट रिवर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज अ ग्रेट रिवर यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा इस सेंटेंस में। यहाँ पूछा गया कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट, अब इसको मैंने चेंज किया, बनेगा इट इज, हाउ को मैंने चेंज कर दिया, इट इज लिख दिया, फिर इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट, बाकी चीजें हम सेम लिखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए एक्सक्लेमेटरी से जब हम चेंज कर रहे हैं तो इट इज हम लगाते हैं हाउ और व्हाट को हटा करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजिली देख सकते हो, राइट आंसर तक आप जा सकते हो। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा मिसिंग है, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ही इज ग्रेटर देन आई एम, इसको चेंज करना है नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है नकारात्मक में। और एक चीज याद रखिएगा कि जैसे मैंने कल के सेशन में भी बोला था कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं
वहां पे जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं उसको हम ऐसे चेंज करते हैं कि जो अर्थ है वो इसका नहीं बदलता, यानी आपका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है कि ही इज ग्रेटर देन आई एम, यानी कि मैं हूं, मुझसे भी बड़ा कोई है, कोई मुझसे भी ग्रेट है। ठीक है, तो ये सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो आप ऐसे ही देख सकते हो, यहाँ लिखा है ही इज नॉट ग्रेटर देन मी, तो ये तो गलत है क्योंकि मीनिंग चेंज हो रहा है ना। ही इज नॉट ग्रेटर, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि वो मुझसे ग्रेटर नहीं है। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, यानी कि मैं उससे ज्यादा ग्रेट नहीं हूं। ही इज ग्रेट, आई एम नॉट, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी ग्रेट नहीं हूं। यहाँ कहा गया है कि वो मुझसे ग्रेट है, ग्रेट हम दोनों है लेकिन वो मुझसे ज्यादा ग्रेट है, ग्रेटर देन, यानी कंपैरिजन हो रहा है। तो यानी कि जो सही वाला हुआ वो यहाँ बी वाला हुआ, यहाँ यानी कि यहाँ पे मीनिंग भी नहीं चेंज हो रहा है, बात वही कही जा रही है लेकिन नेगेटिव में कहा जा रहा है कि आई एम नॉट सो ग्रेट, मैं उससे इतनी ग्रेट नहीं हूं। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। अब यहाँ पे लेट वाले सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है लेट वाले सेंटेंस, और मैंने लेट वाला सेंटेंस कल भी कराया था कि कहीं पे भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट दिया हुआ है तो लेट को हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो सेंटेंस आपका, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। जैसे अगर ऑर्डर देने का भाव है तो आप ऑर्डर्ड लिख दोगे, सजेशन देने का भाव है तो आप सजेशन लिख दोगे। तो इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंस को लेट हटा के चेंज करते हैं। तो यहाँ पे है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो, यानी कि मैं कह रही हूँ अपने ब्रदर को कि चलो हिल स्टेशन पे चलते हैं, यानी मैं यहाँ पे उसको परमिट नहीं कर रही, पूछ नहीं रही हूँ, है ना। आस्ड कब आएगा, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आस्ड यहाँ पे है नहीं क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, तो मैं सजेस्टेड ही लिखूंगी कि मैंने अपने ब्रदर को सजेस्ट किया कि दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन। ठीक है, तो लेट अस गो है तो यहाँ पे वी शुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक बात याद रखनी है। चलते हैं अगले पे। I exclaimed with wonder that it was an excellent idea. अब इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ऑलरेडी दिस सेंटेंस इज गिवन इन इनडायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे I exclaimed with wonder, यानी कि खुशी के साथ या बहुत हैरानी आश्चर्य के साथ एक्सक्लेम्ड करना है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा ये। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ओह व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई, या फिर ओह व्हाट इज सच एन एक्सीलेंट आइडिया। अनसच तो ये होगा नहीं, अन वाला, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट बनेगा। ठीक है, 22 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए इसका। सो इस क्वेश्चन में जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, पहले आप सेंटेंस को देखेंगे। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको चेंज करना है हमें। तो और ऊपर से ये इंटेरोगेटिव भी है, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं बेसिक जो मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए जहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सीधा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज किया जाता है। ठीक है, टेंसेस में बदलाव यहाँ पे होगा। सेड टू है और क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आस्क्ड हो जाएगा। सेड टू की जगह टोल्ड नहीं लिखेंगे, आस्क्ड हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे टोल्ड हर होगा नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। और अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, सो आई आस्क्ड हर इंटेंशन द नेक्स्ट डे, ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेंटेंस का, तो 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आई आस्क्ड हर या फिर आई आस्क्ड फ्रॉम हर, तो फ्रॉम लगाने की कोई नीड नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको इसका स्ट्रक्चर समझना है। आई सेड टू है तो आस्क्ड हो गया, आई आस्क्ड हर, अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हम इफ ये लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, सो इफ हो गया। उसके बाद आई सेड टू हर, तो हर है यहाँ पे, तो हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। वॉज गोइंग हो जाएगा। और यहाँ पे टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सपना सेड आई बॉट अ लैपटॉप यस्टरडे। सपना सेड आई बॉट अ लैपटॉप यस्टरडे। अब यहाँ पे सेड दिया हुआ है, तो सेड है और उसके बाद यहाँ लिखा है आई बॉट अ लैपटॉप यस्टरडे।
पहली बात, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका पास्ट सिंपल में है, ठीक है। पास्ट सिंपल में तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल में अगर दिया हो रिपोर्टेड स्पीच तो वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होता है, पास्ट इनडायरेक्ट में जाके वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में होता है, बदलता है। तो अब आप देख लो, हैड आना चाहिए, तो यहाँ पे बॉट होगा नहीं, यहाँ पे हैज बॉट दिया है, ये भी नहीं होगा। अब है सपना सेड दैट शी हैड बॉट अ लैपटॉप यस्टरडे, या फिर सपना सेड दैट शी हैड बॉट अ लैपटॉप द प्रीवियस डे। तो यस्टरडे को हम किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। यस्टरडे का यस्टरडे नहीं रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम कुछ शब्दों में बदलाव लाते हैं, जैसे टुडे का दैट डे हो गया, जो यस्टरडे है उसका प्रीवियस डे हो गया। और अभी मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया इससे पहले वाला, इसमें जो टुमारो था वो द नेक्स्ट डे में वो चेंज हो गया। तो आपको इन वर्ड्स को समझना है, ठीक है। एंड पास्ट सिंपल किस में चेंज हो गया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। बाकी आप प्रोनाउन वाला रूल समझते ही हो कि प्रोनाउन में कैसे बदलते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है शी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विद ग्रेट अफेक्शन। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो फटाफट से वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। तो पैसिव वॉइस के लिए आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर दो, ठीक है। तो शी इज लुकिंग आफ्टर हु, वो किसको वो देखभाल कर रही है, दी ओल्ड लेडीज की देखभाल कर रही है। तो ये ओल्ड लेडीज कौन है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको पैसिव कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे दी ओल्ड लेडीज, ठीक है, दी ओल्ड लेडीज। उसके बाद ओल्ड लेडीज है, यानी कि ये जो है आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देख लो दी ओल्ड लेडीज क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, आर होगा, वर होगा या आर बीइंग होगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन का क्या बनेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट बनेगा, ठीक है। दी ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, जो ये आपका सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बी की फॉर्म आपका इज एम आर में से कोई भी हो सकता है, और जो थर्ड फॉर्म होगा वो बीइंग होगा पहले, ठीक है। बीइंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया होता है तो हमारा स्ट्रक्चर जो है पैसिव का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दी ओल्ड लेडीज है, लेडीज के अकॉर्डिंग आ गया आर, बी की फॉर्म क्या आ गई, तीनों में से आर आ गई। उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो चेंज होगा पैसिव में वो ऐसे ही हमें करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा एलिमिनेट हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यू शुड ओपन द वाइन अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट। अब इसमें आपको चेंज करना है, इसको बनाना है, क्या बनेगा। तो इसका पैसिव देखते हैं। यू शुड ओपन, तो यू शुड ओपन व्हाट, द वाइन। तो वाइन की बात हो रही है, तो वाइन हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट इधर आके। तो वाइन, उसके बाद शुड वाले सेंटेंस है ये। तो शुड के साथ क्या होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि मैंने बोला कि पैसिव में हमेशा हम यही यूज करते हैं, ऑलवेज बी की फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो शुड बी क्या हो जाएगा, ओपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है 27 क्वेश्चन में। अब देखते हैं अबाउट 3 hours बिफोर होगा या फिर अबाउट यू यूज इट होगा, इट इज यूज होगा, इसमें से क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इट है तो इधर भी इट ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। तो इसका क्या बनेगा, दिस लेटर मे बी पोस्टेड बाय यू, दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, या फिर दिस लेटर मे बी पोस्टेड प्लीज। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी इस तरह के सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज का यूज जहाँ पे हुआ है वहां पे हम प्लीज को हटा करके क्या लिखते हैं, रिक्वेस्टेड लिखते हैं। क्योंकि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। प्लीज पोस्ट दिस लेटर को हम प्लीज हटा के क्या लिख रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, और जो बाकी की चीजें होती है वो सेम होती है और प्लस हम यहाँ पे टू लगाएंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर होगा। तो कोई भी सेंटेंस आपका प्लीज से स्टार्ट होता है तो उसमें जो चेंज होगा वो हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने इसकी वीडियो डिटेल बनाई है, अगर आप और डिटेल से इन सारे सेंटेंसेस को, कैटेगरीज को पढ़ना चाहते हो
तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपको बताना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या होगा। तो यहाँ पे स्पार्क दिया हुआ है, तो स्पार्क में यहाँ पे स्पैक स्पोक क्या होना चाहिए करेक्ट वर्ड, तो यहाँ पे स्पार्क हो जाएगा करेक्ट वर्ड, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है वंस। वंस का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या है यहाँ पे चारों में से, तो वंस में जब हम वंस लिखते हैं तो वंस ऐसे होगा, ठीक है। अगर मैं हिंदी इसका लिटरल हिंदी लिखूं, ठीक है, तो अब ये जो z है ये ज के लिए होता है, वंस हो जाएगा, गलत है। वे ये जो ई होता है वो ए के लिए होता है, तो वेन्स भी नहीं होगा। और ये जो ए होता है ये आ के लिए होता है, तो वांस भी नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। ए का सिंबल आ होता है, ई का सिंबल ए होता है हिंदी में, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी हिंदी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसकी हिंदी बना के कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो वंस में ये जो ऐसा वाला होता है ये वंस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कप, सन, ठीक है, तो आप देखोगे कि कप सन बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए हम ये वाला साइन इस तरह से यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डैश इज अ साउंड कंपोज्ड ऑफ टू वॉवल्स प्रोनाउंस्ड इन क्लोज सक्सेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ अ सिलेबल। पूरा पढ़िए जरा फटाफट से, क्या होना चाहिए इसका। बेसिक नॉलेज में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोनेटिक सिंबल से, कि भाई दो वॉवल्स से कंपोज्ड हो रहा है, ठीक है, टू वॉवल्स हैं, तो यानी कि टू वॉवल्स है तो क्या कहा जाएगा, इनको डिप्थोंग कहा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि डिप्थोंग को हम डबल वॉवल भी कहते हैं, इसको हम ग्लाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइड्स है, डबल वॉवल है, डिप्थोंग है, 8 होती है इनकी संख्या इंग्लिश में। और मोनोप्थोंग को हम प्योर वॉवल बोलते हैं, सिंगल वॉवल साउंड बोलते हैं। इनके नेम आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्योर वॉवल, सिंगल वॉवल, मोनोप्थोंग, इसका अलग अलग नेम है। 12 संख्या होती है मोनोप्थोंग की। फ्रिकेटिव्स की संख्या 9 है और एफ्रिकेट्स की संख्या 2 है, ओके। तो ये सबकी संख्याएं 8, 12, 9, 2 सबकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें इसी तरह से पूछी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे इस वर्ड का हमें ट्रांसक्रिप्शन बताना है। तो पहले तो इसका आप जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप देखिए। ई ए दिया है तो बीट है, ठीक है, तो बीट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो ये जो आई है ये छोटी की मात्रा के लिए होता है, तो बिड हो जाएगा, बिड। तो यहाँ बिड नहीं है, जहां पे ई ए होता है वहां पे हमारा जो साउंड है वो लॉन्ग साउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीड हो गया। या तो ये वाला जो ई होता है ये कोई भी फोनेटिक में नहीं है, ठीक है। बड़ी की मात्रा के लिए जो सिंबल होता है वो आई, ये वाला आई होता है। तो कभी भी बड़ी ई के लिए हम ये वाला सिंबल यूज नहीं करते। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक है। सिंबल्स का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है ट्री का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ट्री हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ट्री है यानी कि टी होगा, और बड़ी की मात्रा है ये, बड़ी की मात्रा के लिए मैंने बोला कि ये वाला आई होगा, ठीक है। तो जहां भी ये वाला आई दिखेगा वो आपका आंसर है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन सी बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे है यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग्स। तो 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन 3 से काम चल जाएगा क्योंकि आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, मस्ट होगा, कि यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग, ठीक है। कहा गया कि भाई आपको कंपल्शन दे दी गई है कि आपको अपनी स्पेलिंग सुधारनी ही चाहिए। तो या तो यहाँ शुड आ सकता था या तो यहाँ पे मस्ट आ सकता था, ठीक है। डिपेंड करता है कि मूड क्या है सेंटेंस का, वहां पे हम मॉडल वर्ब को यूज करते हैं। तो शुड है, शुड का यूज होता है सुझाव, सजेशन देने के लिए, और मस्ट का यूज होता है जब हम किसी को कोई कंपल्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम मस्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाई आपको सुधारने की पूरी पूरी जरूरत है, यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, ठीक है। जहां पे एक बाध्यता की बात आती है वहां पे हम मस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अ बिग क्राउड इट डैश बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो व्हाट अ बिग क्राउड इट मस्ट बी, इट नीड टू, इट ऑट, या फिर इट सर्टेनली। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ है कि व्हाट अ बिग क्राउड, बिग क्राउड है तो इट मस्ट बी, मस्ट का यूज करेंगे कि जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वॉज अ बर्ड, माइट बी, वर या कैन बी। तो कौन सी वर्ब यहाँ आएगी करेक्ट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस भी हो सकता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हमने देखा था कि भाई पास्ट में होगा इफ क्लॉज, है ना, और जो मेन क्लॉज होगा वो आपका वुड के साथ होगा, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है।
ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी भी हम बात करते हैं कि कोई किसी की विश है, किसी विश की बात कर रहे हैं, जो हमें हमारे जो डिजायर्स हैं, जो विश हैं, उसमें हम वर को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज हम वर यूज करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी डैश लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विद हर। तो वी माइट, वी ऑट, वी नीड या वी शुड। तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए? तो मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे होते हैं, हमारे मॉडल वर्ब ऐसे होते हैं कि आप एक वर्ब को बहुत सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस कैसा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वी क्या है, वी डैश लूज हर कंपनी, यानी कि हम एक पॉसिबिलिटी है कि वी माइट लूज हर कंपनी, हम उसकी कंपनी को लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो माइट यहाँ पे आप बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वुडेंट हैव ओन्ड सच अ बिग ऑफिस इफ डैश द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको यहाँ बताना है क्या आएगा करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। इफ शी वुडेंट हैव ओन्ड, इफ शी वुडेंट हैव ओन्ड। अब आप सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ कौन सा किस तरीके का सेंटेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वुड दिया है, वुड नॉट हैव दिया है। तो मैंने बताया था कि जहां पे वुड आ जाए मेन क्लॉज में, अगर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, तो वो कौन सा कंडीशनल होता है? कल भी हमने क्वेश्चन किया था, वो थर्ड कंडीशनल में आता है, जहां पे आप पास्ट में ही कोई एज्यूम कर रहे हो, है ना। जो चीज जो हो नहीं सकती, उस पॉसिबिलिटी की बात हम पास्ट में कर रहे हैं। तो 38 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट होगा वो ए होगा, इफ शी हैड नॉट साइंड। तो थर्ड कंडीशनल में इफ क्लॉज में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे हैड नॉट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कंडीशनल से रिलेटेड, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है इफ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ डैश पनिशमेंट। ये भी कंडीशनल है, सही कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे पुट करना है आपको। तो अब आपको आ गया होगा कि कैसे करेंगे इसको। इफ आई हैड टोल्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है पास्ट परफेक्ट में, तो यानी कि ये भी थर्ड कंडीशनल हो गया। तो यानी कि वुड आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी मेन क्लॉज में, वुड प्लस हैव आएगा। तो यहाँ पे आई वुड हैव एस्केप्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है अनलेस इट रेन्स आई डैश शॉपिंग टुमारो। अनलेस इट रेन्स, अब यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। इट रेन्स दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल है, इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल है। तो जो मेन क्लॉज होगा, जो अगला वाला होगा, वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है, फ्यूचर में होगा। ये फर्स्ट कंडीशनल था। तो अनलेस इट रेन्स आई क्या होगा यहाँ पे, विल गो होगा, ठीक है। फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल में। तो 40 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अनलेस इट रेन्स आई विल गो शॉपिंग टुमारो। तो इसका सिंपल सा पैटर्न ये है कि इफ क्लॉज जो होगा वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, प्रेजेंट सिंपल वर्ब आएगी, और जो मेन क्लॉज होता है वो आपका फ्यूचर टेंस में होता है, विल आएगा वहां पे, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विल गो होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दे डैश सो मच टाइम सर्फिंग द इंटरनेट दे वुड गेट बेटर मार्क्स इन देयर एग्जाम। अब यहाँ पे सही आपको वर्ब बतानी है क्या आएगा, ये भी आपका कंडीशनल से रिलेटेड है। इफ दे डैश सो मच टाइम सर्फिंग द इंटरनेट दे वुड गेट। अब यहाँ पे पहले आप सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है वो देखिए कि मेन क्लॉज में क्या दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, वुड के साथ गेट दिया हुआ है। तो वुड के साथ अगर हमारी वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये आपका कौन सा कंडीशनल था, सेकंड वाला था, ठीक है। सेकंड कंडीशनल जहां पे आपका पास्ट आ जाता है, पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट सिंपल टेंस आ जाता है। तो 41 क्वेश्चन का फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, इफ दे डोंट नहीं होगा बिकॉज पास्ट में होगा, ठीक है। पास्ट सिंपल लिखना है तो डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है। इफ दे डिड नॉट स्पेंड सो मच टाइम, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल से रिलेटेड थे, कई बार टेंसेस में भी इनको पूछ लिया जाता है, तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। दे अराइव्ड बिफोर द गेम हैड एंडेड। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है दे अराइव्ड बिफोर द गेम हैड एंडेड। इसमें आपको ये जो अंडरलाइन है ये कौन सा क्लॉज है वो पूछा गया है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या इनमें से कोई भी नहीं है।
सो यहाँ पे दे अराइव्ड वो आए, वो कब आए? बिफोर द गेम, यानी कि वो गेम खत्म होने से पहले आए, यानी टाइम की बात हो रही है कि वो कब आए हैं। तो जब भी टाइम बताने की बात हो रही है तो ये आपका किस में आएगा? एडवर्ब क्लॉज के अंदर आएगा। सो 42 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं? ये डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर ही आते हैं तीनों, और जो एडवर्ब क्लॉज है वो एज ए एडवर्ब काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे अराइव्ड वो कब आए हैं, यानी उनके जो अराइवल है उसका ड्यूरेशन बताया जा रहा है, तो वर्ब के बारे में ही कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे। एडवर्ब क्लॉज के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, द बुक्स विच द प्रोफेसर असाइंड वर वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे कंडीशनल किसका क्लॉज किसका बताना है? विच से बताना है, ठीक है। सो द बुक्स विच प्रोफेसर असाइंड वर वेरी एक्सपेंसिव। अब बुक्स की बात हो रही है, कौन सी किताबें? जो प्रोफेसर ने असाइन की थी, यानी कि वो किताबों की विशेषता को बताया जा रहा है ना, कि जो बुक्स हैं, जो नाउन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो किताबें जो कि प्रोफेसर ने असाइन की, यानी कि ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज यानी जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, और वहां पे एडजेक्टिव क्लॉज आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन है, द बैंकर्स नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। अब इसमें आपको बताना है द बैंकर्स नीड टू नो। सो द बैंकर्स नीड टू नो व्हाट, यहाँ पे व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यूज किया गया है व्हाट दे शुड डू को, यानी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ नाउन क्लॉज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है, आई वोंट बी एबल टू गो टू कॉलेज अनलेस आई गेट अ गुड ग्रेड इन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो रखा है, लेकिन आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अनलेस से, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्लॉज है वो अनलेस से स्टार्ट हो रहा है, अनलेस आई गेट अ गुड ग्रेड इन केमिस्ट्री। तो कौन सा यहाँ पे क्लॉज है? यहाँ पे अनलेस वर्ड यूज हुआ है कि भाई मैं अनलेस जब तक मैं गुड अच्छे ग्रेड नहीं प्राप्त करूंगा आई वोंट बी एबल टू गो टू कॉलेज। सो यहाँ पे 45 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है पैसेज। तो इसमें मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर मैंने पैसेज को बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पैसेज को प्लीज आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना। अगर आप ऑनेस्टी के साथ इस पैसेज को सच में पढ़ते हैं तो मैं आपको कहूंगी 5 मिनट आपको पढ़ने में लगेगा, 5 मिनट 2 मिनट लग सकते हैं आपको। फटाफट से पैसेज को आप पढ़ो एंड देन मैं ओनली राइट आंसर इसके डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो चलिए फिर करते हैं शुरुआत अब क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है पैसेज में। फर्स्ट है कि व्हाई इज द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द प्लेटू रिस्ट्रिक्टेड टू 3000 पर डे। क्यों नंबर ऑफ विजिटर्स जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसका रीजन आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 46 क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि टू मेक अ रेयर कॉमोडिटी, टू कंट्रोल पॉसिबल डैमेज, टू अट्रैक्ट फॉरेन करेंसी, या फिर बिकॉज द रोड्स आर नैरो। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कंट्रोल पॉसिबल डैमेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या आप लास्ट लाइन में देख सकते हो लिखा है कि टू कंट्रोल पॉसिबल डैमेज, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, 3000 पर डे पे जो भी विजिटर्स हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कास प्लेटू इज द सब क्लस्टर ऑफ। जो कास प्लेटू के बारे में, जिस पठार के बारे में बात इस पैसेज में हुई है, वो किसका सब क्लस्टर है, ठीक है। तो किसका सब क्लस्टर है ये भी इजी क्वेश्चन है, इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो सब क्लस्टर है वो सह्याद्री का है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ आंसर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ सह्याद्री सब क्लस्टर, ठीक है, ये रहा। सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट कहता है, व्हेन डज कास प्लेटू टर्न इनटू अ वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कब होता है, अगस्त से जनवरी, अगस्त से अर्ली अक्टूबर तक, जुलाई से अगस्त, या फिर जून से अगस्त। सो इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ था सेकेंड लाइन में कि भाई ये जो है वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो मॉनसून सीजन में होता है,
और जो मॉनसून सीजन है वो अगस्त से अर्ली अक्टूबर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगस्त टू और अर्ली अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है इंडिजीनियस का आपको बताना है क्या सिमिलर मीनिंग होगा। तो इंडिजीनियस का मतलब होता है फॉरेन, नेटिव, डेस्पोरिक या फिर रूरल। सो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर बनेगा इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, नेटिव होना, यानी जो देसी चीज है, देसी है कोई चीज। ठीक है, तो नेटिव होना होता है इंडिजीनियस। ठीक है, स्वदेशी होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट क्या होगा, क्लियर, प्लेन, इम्प्लिसिट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है इम्प्लिसिट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका एक पोएम, और आप पोएम को भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप पूरी पोएम को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे, जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, तो आई होप कि अब तक आपने इनको पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला है एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली। इसमें आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, आयरनी, सिमिली, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे देखोगे आप पैसेज इसमें दिया हुआ है पोएम में, एंड सम आर लोव्स एंड सम आर सो नियरली। तो इसमें जो यूज हुआ है वो मेटाफर को यूज किया गया है। ठीक है, मेटाफर का यूज इसमें इस वाले लाइन में किया गया है। ठीक है, बेसिकली जो मेटाफर है वो इम्प्लिसिट कंपैरिजन उसको कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा और डिटेल करूं तो यहाँ पे सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली में जो भी यहाँ पे डायरेक्टली पत्थरों की तुलना जो है वो सीधे किससे की गई है, रोटियों से और बॉल्स वगैरह से की गई है, गेंदों से की गई है। ठीक है, तो मेटाफर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। पोएम की राइम स्कीम पूछी गई है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके लिए आपको पता है कि आप लास्ट वाली लाइन को देखेंगे, थिंक, रिपेयर, स्टोन, हाइडिंग, मीन, मेड, देयर। ये जो लास्ट के 4 लाइन है, आप अगर आप वो 4 लाइन भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो थिंक है तो ए कर दो, रिपेयर अलग अलग है दोनों, बी कर दो, स्टोन भी अलग है तो सी हो गया, हाइडिंग भी अलग है। यानी कि आप देखोगे कि चारों ही जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग है। थिंक, रिपेयर, स्टोन, हाइडिंग, कोई भी सेम साउंड नहीं यहाँ पे है, सेम साउंड के वर्ड नहीं है, यानी कोई भी यहाँ पे इसका पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो इसकी जो स्कीम नहीं है, इसकी कोई स्कीम बन नहीं रही है, यानी ये ब्लैंक वर्स कविता है, अनराइम्ड कविता है। ब्लैंक वर्स कविता क्या होती है, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, अनराइम्ड होती है, जिसकी कोई राइमिंग नहीं होती है, उस कविता को ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो ये जो पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। आगे है द हंटर्स मेन एम इज। हंटर का मेन एम क्या था, तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पोएम को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हंटर का मेन एम क्या था यहाँ पे, टू प्लीज द डॉग्स। ठीक है, टू प्लीज देयर डॉग्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, द गैप्स आई मीन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एसेनेंस है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या सिमिली है। तो यहाँ पे सिमिली होगा नहीं, क्योंकि सिमिली में आप कंपैरिजन कर रहे हो यूजिंग लाइक, एज और सो। ठीक है, तो ये हुआ नहीं। और पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, यहाँ पे ई का जो रिपीटिशन है, ई साउंड का रिपीटिशन यहाँ हुआ है, तो इस सेंटेंस, इस वाक्य में एसेनेंस है। एसोनेंस क्या होता है, जहां पे आपके वॉवल साउंड्स रिपीट होते हैं, वॉवल्स की रिपीटिशन हो रही है, वहां पे एसोनेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एन एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टिपिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन। एलिजी किस तरह की पोएम है, किस चीज पे रिफ्लेक्ट करती है, ग्रीफ, इफोरिया, प्लेजर या फिर कंफर्ट पे। तो एलिजी हमने पढ़ा था कि एलिजी जो है वो ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक भाषा के एलेगोस से आया है। ठीक है, और एलेगोस का मीनिंग सीधा सीधा लेमेंट होता है। लेमेंट का मतलब होता है कि जो विलाप गीत है या जो शोक गीत है। तो एलिजी बेसिकली किसी की मृत्यु पे लेमेंट कविता होती है, जो कि किसी सैडनेस को, ग्रीफ को, मेलनकॉलिक या फिर ग्लूमी को, या जो भी दुख है, बेसिकली दुख वगैरह को दिखाया जाता है, एक सैडनेस को यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। तो एलिजी किसको दिखाता है, दुख को दिखाता है। बाकी यूफोरिया, प्लेजर, कंफर्ट ये सब अच्छे वर्ड है, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड इसको हम कहेंगे, खुशी वाला वर्ड है, तो वो वाले वर्ड आपको अवॉइड करना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अ डैश अलाउज द कैरेक्टर टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज विदाउट नेसेसरली हैविंग एनीवन टू टॉक टू। इसको हम क्या कहेंगे? तो लिटरेचर में ये लिटरेरी टर्म का टॉपिक है आपका, ये क्वेश्चन है। तो ये ड्रामा के अंदर आता है कि जहाँ पे ड्रामा में एक कैरेक्टर क्या करता है कि अपने ही जो व्यूज हैं, अपनी व्यूज हैं या जो उसकी इनर फीलिंग्स हैं, उसको वो बिना किसी से बात किए ही अलाउड वे में जोर जोर से बोल रहा है, यानी वो अपने एक्सप्रेस कर रहा है बिना किसी से बात करे। ठीक है, कोई नहीं है बात करने के लिए, अपनी फीलिंग को ये जोर जोर से व्यक्त कर रहा है, जाहिर कर रहा है, तो इसको हम सलिलेक्वी कहते हैं। ठीक है, सलिलेक्वी में क्या होता है कि एक पर्सन अपने फीलिंग को, अपनी इनर जो उसके इमोशंस है, इनर जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसको वो अलाउड तरीके से, अलाउड यानी जोर जोर से उसको वो बोलता है, वो आपका सलिलेक्वी होता है। ठीक है, बाकी मोनोलॉग भी क्या है, मोनोलॉग के अंदर ही सलिलेक्वी आता है। मोनोलॉग में ये होता है कि जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको सुन सकते हैं, लेकिन सलिलेक्वी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और मेलोड्रामा क्या होता है, जहाँ पे ड्रामा है और प्लस वहां पे सॉन्ग्स भी इंक्लूडेड है, तो वो मेलोड्रामा का पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? पहला है, टेल्स अबाउट अ सिंगल इवेंट और एक्सपीरियंस, क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर, नॉन फिक्शन, या फिर यूजुअली 500 to 10,000 वर्ड्स इन लेंथ। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्टोरी से पहले भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी की विशेषता नॉन फिक्शन नहीं होती है। नॉन फिक्शन मतलब जो रियल हो बिल्कुल। तो शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो आप देखोगे फिक्शन होती है। फिक्शन क्या होता है? जो कल्पनात्मक है। ठीक है, जहां पे कल्पनात्मक कविता जो है कल्पना पर आधारित है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रियल बिल्कुल दिखाया जा रहा है। तो फिक्शन होती है शॉर्ट स्टोरी, जो कल्पनात्मक होती है, इमेजिनेटिव होती है। ठीक है, इमेजिनेशन का जहाँ यूज हो, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। बाकी सिंगल इवेंट को दिखाया जाता है, ये रीडर पे इंप्रेशन क्रिएट करता है, 1 से 2 घंटे में इसको हम खत्म कर सकते हैं पढ़ के। कैरेक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा इसमें शॉर्ट स्टोरी में कम होती है, और वर्ड्स लेंथ भी इसके 10,000 से ऊपर नहीं होते हैं। तो ये सब विशेषताएं शॉर्ट स्टोरी के अंदर मानी जाती है, जिसमें से फेबल आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। फेबल भी क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी होती है, जहाँ पे आप एनिमल्स वगैरह के थ्रू, एनिमल्स को आप यहाँ पे एनिमल्स को एज अ कैरेक्टर यूज करते हो, और वहां पे आप मॉरल वैल्यूज का ज्ञान उनको दे रहे हो बच्चों को, तो वो फेबल कविताएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लॉन्ग पोएम्स विच आर टिपिकली डिटेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स एंड एडवेंचर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट आर कॉल्ड डैश पोएम्स। किस तरह की पोएम होती है ये? तो एपिक है, एलिजी है, सोनेट है, या ब्लैंक वर्स है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कहूंगी। तो ये इसमें क्या होता है कि इस तरह के पोएम जहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फीट्स हैं, फीट्स मतलब जो उनके अच्छे अच्छे डीड्स हो गए, कार्य हो गए, एडवेंचरस काम किसी ने किया, किसी पास्ट का कोई कैरेक्टर था, जैसे मान लो कि किसी गॉड के बारे में बताया जा रहा है, उनकी वीर गाथा सुनाई जा रही है, कोई हिस्ट्री में कोई रहा, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उनके बारे में एक उनको बखान किया जा रहा है कि भाई वो कितना अच्छा करते थे, क्या उनके पुराने काम रहे, कितना उन्होंने अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए किया। इस तरह की पोएम्स में इनका जिक्र किया जाता है। तो ये एपिक कविताएं होती है। एपिक क्या होती है? इसको हम कहते हैं लॉन्ग नेरेटिव पोएम। तो ये सेम क्वेश्चन आपका आता है। लॉन्ग नेरेटिव पोएम होती है एपिक, जहां पे इस तरह के चीजों का जिक्र किया जाता है। किसी हीरो की बात की जा रही है, मतलब ऐसे लोगों की जिक्र किया जाता है कि जिसको आगे सोसाइटी के लोग भी क्या करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो हीरो वाला एक आ जाता है इसमें। तो ये एपिक कविताएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फिनिश्ड द एग्जाम येट। अब इसमें नन ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या आएगा? हैव आएगा, हैज आएगा, आर आएगा, या इज आएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन। तो देखो कहीं पे भी नन ऑफ आ जाता है, तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिन नहीं सकते, तो वहां पे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूं नन ऑफ द वाटर, तो वाटर है तो सिंगुलर ही हम वर्ब लिखेंगे, है ना। तो वहां अनकाउंटेबल के सेंस में नन ऑफ के बाद हम सिंगुलर लिखते हैं। अगर कोई ऐसा है जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल आंसर जो होगा वो भी प्लूरल होगा। या फिर अगर सिंगुलर है, नन ऑफ के बाद अगर सिंगुलर दिया है तो आंसर भी सिंगुलर होगा।
तो डिपेंड करता है कि आपका जो नाउन है यहाँ पे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या है। तो नन ऑफ के बाद यहाँ आप देखोगे स्टूडेंट्स है, एस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ हैव के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लो प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल लिख दो, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लिख देंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है कोई तो उस केस में भी सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कमेटी डैश अराइव्ड बाय डिफरेंट ट्रेन्स, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आपका नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ना, आपका कलेक्टिव नाउन जहाँ पे हम यूज करते हैं। तो वहां पे देखो कमेटी की बात हो रही है, इसकी भी दो कंडीशन है कि कहीं पे भी कलेक्टिव नाउन में अगर एज अ यूनिट की बात हो रही है, एज अ यूनिट या एज अ सिंगल यूनिट की बात अगर हम कर रहे हैं, वहां पे जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर आती है, क्योंकि हम एक ही की बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लिख देंगे यूनिट की तरह अगर हम बात करें। लेकिन अगर इनको हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि भाई अलग अलग है, अलग अलग का भाव आ रहा है, तो वहां हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। अब यहाँ पे कमेटी तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जो कमेटी के लोग है, जो कमेटी है वो अलग अलग ट्रेन से आई है, यानी सब अलग अलग आए हैं, इंडिविजुअल का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे मेरी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हैव दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे हैव अराइव्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मान लो कि बी है, ठीक है। तो ना आर होगा, ना हैज होगा, ना इज होगा, हैव इसका करेक्ट होगा, बिकॉज अलग अलग आए हैं तो इनको हम प्लूरल ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। इंडक्टिव मेथड में क्या इन्वॉल्व होता है, तो अभी थोड़े से आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं। इंडक्टिव मेथड में आपका क्या होता है कि हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एंड देन हम रूल की तरफ जाते हैं। तो इंडक्टिव मेथड बेसिकली किसी भी रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है ग्रामर में, एंड ग्रामर को पढ़ाने का बेस्ट टीचिंग मेथड क्या है, इंडक्टिव है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले आपने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया, स्पेसिफिक गए और उसके बाद जनरल गए, या फिर एग्जाम्पल टू रूल गए, तो ये आपका इंडक्टिव मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मेथड। कौन सी एक्टिविटीज है जो डायरेक्ट मेथड में फॉलो नहीं की जाती है। तो डायरेक्ट मेथड आप याद रखिए टारगेट भाषा में जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, नेचुरल मेथड इसको कहा जाता है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहा जाता है, इसको हम फोनिक मेथड भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये अलग अलग नेम है इसके। और डायरेक्ट मेथड की यूनिट कई बार कंफ्यूजन होती है, तो देखो डायरेक्ट की जो यूनिट है वो सेंटेंस होता है, ठीक है। और आपके लास्ट एग्जाम में जो आपका प्री रीट हुआ उसमें जीटीएम की यूनिट क्या माना गया है, वर्ड माना गया है ऑफिशियल आंसर में। तो अगर ऑफिशियल आंसर में जीटीएम की यूनिट वर्ड मानी गई है तो आप वर्ड ही लगाइए अगर आपके पेपर में आता है तो, ठीक है। अदरवाइज आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर मिलेगा। वैसे तो यूनिट जो है डायरेक्ट की सेंटेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता कि हम वर्ड मीनिंग और रूल को सिखाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस आइटम कंसिस्ट ऑफ। मल्टीपल चॉइस आइटम में क्या चीजें शामिल होती है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी टेस्ट होते हैं वो मल्टीपल चॉइस उसमें आते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यूज हो गया, मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सब आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो मैचिंग चॉइस जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या हमारा होता है, स्टेम होता है और सेट ऑफ ऑप्शन होते हैं, ठीक है। स्टेम क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू का उसको हम स्टेम कहते हैं, और बाकी एबीसीडी जो ऑप्शन है उसको ऑप्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो आंसर होता है उसको हम की कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में जो आंसर होता है उसको की कहते हैं, और जो रॉन्ग आंसर होते हैं उसको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। तो ये ना इस तरह से पूछा जाता है कि की क्या है, डिस्ट्रैक्टर क्या है। जैसे कि मान लो ये 63 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें ये क्या है, स्टेम है क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब मेरा आंसर यहाँ पे डी है तो इसको मैं की बोल दूंगी, और जो बाकी के गलत ऑप्शन है इसको मैं डिस्ट्रैक्टर बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो किस तरह का वर्क होता है, इंस्ट्रक्शनल होता है, इंपेरेटिव होता है, थ्योरेटिकल होता है या नेगेटिव होता है। तो रेमेडियल टीचिंग आपको पता है कि हम रेक्टिफाई करते हैं, जो भी बच्चों का गैप है उसको रिमूव करने का काम हम रेमेडियल टीचिंग में करते हैं। जो बच्चे लेग बिहाइंड है, दूसरों से पीछे हैं, उनको हम बराबर में लाने का प्रयास करते हैं। और ये जो वर्क है ये इंस्ट्रक्शनल तरह का होता है, अनुदेशात्मक है, जहाँ पे आप बच्चों को आए दिन कुछ ना कुछ अनुदेश देते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनको कैसे सीखना है। तो इसीलिए इसको हम इंस्ट्रक्शनल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कंसिडर्ड इन रेमेडियल टीचिंग। कौन सी स्ट्रैटेजी हम रेमेडियल में करते हैं, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी की जाती है रेमेडियल में।
कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज हो गई, एक्शन रिसर्च हम बना लेते हैं ताकि जैसे कोई भी डिफिकल्टी है उसको दूर करने के लिए आप एक प्लान बना लेते हो, है ना, आप साइंटिफिक तरीके से उनकी डिफिकल्टी को दूर करते हो, तो वो एक्शन रिसर्च हो गया। फर्नेल मेथड में हम सेंसेस की ट्रेनिंग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देते हैं, कोई भी स्किल उनको सुधारनी है तो सेंसेस की ट्रेनिंग देंगे। प्रोग्राम टेस्ट जहाँ पे बच्चा अपने ओन पेस से सीखता है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग है, ये सब क्या है कि सब ये क्या है, सारे ही मेथड अच्छे हैं जहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डी के साथ हम जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशंस बेस्ट डिफाइंस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कौन सा इसमें से कम्युनिकेटिव के बारे में सही है? दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है कि लर्नर्स आर वर्किंग इन पेयर्स, बच्चे पेयर में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, ये भी ठीक है। टीचर जो है वो स्ट्रक्ट कर रहा है सिचुएशन को, मतलब परिस्थितियों को स्ट्रक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है, उनको बना रहा है ताकि वो so that learner could solve the problem through whatever language they have at disposal, यानी उस टाइम पे जो भी भाषा है उसमें वो उसको यूज करे। तो दोनों ही बातें जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। 66 क्वेश्चन में ऑल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी मींस, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी अगर हम बात करें तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बच्चों की लैंग्वेज को ही यूज कर रहे हो। सो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स, बच्चों की लैंग्वेज को उपयोग करते हुए पढ़ाना हो जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसको हम स्ट्रेटेजी, रिसोर्स या फिर एसेट भी बोलते हैं, टूल भी इसको हम बोलते हैं। तो टूल, एसेट, रिसोर्स, स्ट्रेटेजी सारे ही मल्टीलिंगुअलिज्म के नेम है। पॉजिटिव है मल्टीलिंगुअलिज्म, एनसीएफ भी ये बात कहता है। और स्ट्रेटेजी का मतलब है कि बच्चों की जो भी भाषा है क्लासरूम में उसको आप यूज करते हो अपनी टीचिंग के लिए, मतलब प्रॉपर आप उसकी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाते हो लेकिन उनकी महत्व देते हो, आप उनकी भाषाओं को स्थान देते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है मेकिंग यूज ऑफ द लर्नर्स लैंग्वेज। नेक्स्ट है द यूज ऑफ होम लैंग्वेज हेल्प्स इन। होम लैंग्वेज किस में हेल्प करेगा? ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, लर्निंग वोकैबुलरी शब्द को सीखने में, इंग्लिश बोलने में, या फिर बोथ ए एंड बी में। तो देखो अगर एक बच्चे को होम लैंग्वेज आती है, वो अपने घर की भाषा उसको पता है, मान लो ये इसकी घर की भाषा हिंदी है, ये हिंदी जानता है, तो हिंदी क्या ट्रांसलेशन में यूज होगी? बिल्कुल होगी। जैसे मान लो इंग्लिश टू हिंदी करना है तो हिंदी आएगी तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन वो कर सकता है अगर उसको होम लैंग्वेज आती है तो, ठीक है। वो कोई भी वोकैबुलरी भी सीख सकता है, जैसे मान लो कोई वर्ड है जो इंग्लिश में दिया है उसको वो हिंदी कर सकता है, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको मदर टंग आना जरूरी है। जैसे अगर मान लो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखोगे। तो इसीलिए यहाँ इंग्लिश बोलने में मदर टंग का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी विल बी राइट। 69 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ लैंग्वेज, रीडिंग और राइटिंग कौन से प्रिंसिपल में आती है? तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई हमें लैंग्वेज स्किल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसमें से रीडिंग और राइटिंग जो है उनको हम क्या कहेंगे? रीइंफोर्समेंट स्किल और सेकेंडरी स्किल्स कहेंगे, ठीक है। बोथ इसको कहेंगे। 69 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं और इनको हम रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा इनको हम प्रोडक्टिव भी बोलते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई, एक्टिव स्किल्स भी होती हैं ये, आउटपुट स्किल्स भी इनको हम कहते हैं। तो बहुत सारे नेम है, आउटपुट, एक्टिव, प्रोडक्टिव, रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी, सब कुछ इसी का नाम है, ठीक है। तो ये एज अ होल आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर टू बी टॉट इन अ पर्टिकुलर क्लास शुड बी बेस्ड ऑन द। जब भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का, और अगर हम कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए जो पढ़ाना है उसको किस आधार पे हम सिलेक्ट करेंगे? यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी, ग्रेडेशन या ऑल। तो जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम इन सारी चीजों की का जिक्र करते हैं। इसके अलावा रेंज होता है, रेंज देखेंगे हम, उसका कवरेज भी देखते हैं कि उसकी कवरेज कितनी है, उसकी लर्न एबिलिटी देखा जाता है, हम उसको पढ़ा सकते हैं या नहीं, टीच एबिलिटी देखी जाती है, ग्रेडेशन देखा जाता है, सिंप्लिसिटी देखी जाती है। ये सारी चीजें हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में ध्यान रखते हैं जब भी हम कोई भी चीज को किसी भी क्लास के लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। सो गाइज यहाँ पे फाइनली 70 क्वेश्चंस होते हैं डन। आई होप आज के सेशन में ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे।
इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, सो दैट कि मैं भी और अच्छा कर सकूं, ठीक है, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिनको भी इस टाइम पे ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस की, उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।